हेलो दोस्तों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि आपके एग्जाम के लगभग 8 से 10 दिन बचे हैं। उस क्रम में हम लोगों ने एक बहुत क्विक रिवीजन का जो प्लान बनाया है आपके इस पॉलिटी के सेक्शन का, और आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट के समय समय रिवीजन मिलते रहेंगे। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया लेकिन वो काफी ज्यादा लेंदी हो गया, मतलब काफी ब्रॉड चले गए हम लोग, और हमने उसमें भारत का संवैधानिक विकास आपको बता दिया था और बहुत सारी चीजें कंफर्म कर दिए थे। आज को उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग मोटे तौर पे 3-4 चैप्टर कवर कर लेंगे और आने वाले एक वीडियो में आपकी पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कोई अतिरिक्त बातचीत नहीं, बीच बीच में बात होती रहेगी और आप लोगों को बस कॉपी लेकर बैठना है। मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उसको नोट करते जाइए और उसी के बिहेव पे आगे लूसेंट की बुक्स या जो भी बुक आपके पास है उससे एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। बात क्या थी, देखिए, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ये सारी चीजें हो गई थी। जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें मेरे प्यारे दोस्तों 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इन्हें बता दें कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। अब इसी संविधान को पढ़ना है, सारे प्रश्न यहीं से आते हैं, कहां से कितने प्रश्न आते हैं और कैसे पढ़ना है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बहुत शार्ट में बताएंगे, टू द पॉइंट बताएंगे, फर्जी कोई चीज नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें रहेंगी बिल्कुल। देखिए, प्रश्न कहां से बनता है। देखिए, सबसे पहले भाग एक की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये भाग एक है वो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है। भाग एक आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है। देखिए, इसमें आर्टिकल में क्या कहा गया है, एक बार जल्दी जल्दी सुन लिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें आर्टिकल 1 का, तो मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 1 में भारत को ही परिभाषित किया गया है कि भारत है क्या। तो उसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। देखिए, प्रश्न इससे निश्चित रूप से आते हैं आर्टिकल 1 से। उसमें पूछेगा कि भारत राज्यों का है, डैश देगा, नीचे 4 ऑप्शन देंगे। भारत राज्यों का समूह है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों की एक परिसंघ है, ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा। लेकिन आपको हमेशा टिक करना है भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसके बाद आते हैं आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि अगर कोई राज्य भारत में ऐड होना चाहता है तो उसके लिए कानून बनाए गए हैं, और जो कानून बनाने की शक्ति वो संसद के पास है। आर्टिकल 2 में कोई राज्य भारत में शामिल, जैसे जैसे गोवा भारत में शामिल हुआ, या फिर कोई भी राज्य शामिल हो रहा है, उसकी सारी शक्ति संसद कानून बना के उसको शामिल कर सकती है। आर्टिकल 3 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत का ही कोई राज्य अगर है, अगर वो भारत उसकी सीमा संबंधी कोई विवाद है या ऐसी कोई समस्या है, तो उसमें संसद उसको कानून बनाकर उसमें संशोधन कर सकती है। भाग एक खत्म होगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस 3 आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 2 में कैसे कोई राज्य इंक्लूड होगा, संसद कानून बनाएगा, और आर्टिकल 3 में भारत में ही कैसे प्रक्रिया होगी उसके नाम और उसकी सीमा परिवर्तन में। आर्टिकल भाग एक खत्म हो गया। 3 आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं बहुत इत्मीनान से। देखिए, भाग 2 पे आते हैं। देखिए, अब भाग 2 जो है मेरे प्यारे दोस्तों, भाग 2 जो है वो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। इसमें क्या है, भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है कि भारत के किसी नागरिक को नागरिकता मिलेगी कैसे, या कोई बाहरी नागरिकता लेना चाहता तो उसको कैसे मिलेगी। देखिए, इस चैप्टर से ना के बराबर प्रश्न आते हैं, लेकिन हमने आपको इसलिए बता दिया कि आप ये जाने कि भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता है और नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो अगर प्रश्न आता है तो आप उस हिसाब से एलिमिनेट करके टिक भी कर पाएंगे। इसमें सिर्फ आप लोग एक चीज याद रखेंगे, सिर्फ एक चीज याद रखें कि भारत में 1955 में सबसे पहले नागरिकता अधिनियम आता है। इसी के तहत भारत में नागरिकता दी जाती है। ये आप लोग बुक में एक बार देख लीजिए हल्का फुल्का इसके आर्टिकल, और इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते नहीं है। तो भाग 2 भी खत्म हो गया, इसको आप लोग बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, एक बार हल्की निगाह से देख सकते हैं। अब आते हैं भाग 3 पे। देखिए, मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं, उतनी चीजें बता रहा हूं जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, हर चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं। तीसरे नंबर पे आते हैं आप भाग 3 पे। देखिए, भाग 3 इंपॉर्टेंट क्यों है। भाग 3 से आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आएंगे, कम से कम 3 से 4 प्रश्न आएंगे। भाग 3 में है क्या, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। देखिए, अब मौलिक अधिकार से कहां से कितने प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले देखिए मौलिक अधिकार, भाग 3 हो गया मौलिक अधिकार।
सबसे पहले देखिए इससे प्रश्न कितने बनते हैं, कहां से बनते हैं, नोट करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया होगा। आपका उत्तर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सबसे पहला प्रश्न। सबसे दूसरा प्रश्न पूछेगा कि ये किस भाग में है। आपका उत्तर होगा भाग 3 में। तीसरा प्रश्न पूछेगा कि ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। आपका उत्तर होगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। चौथा पॉइंट आपसे पूछेगा कि इसमें जो है कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। आपका उत्तर होगा 6। देखिए इसमें भी बहुत बड़ी समस्या है, एक समझिए क्या मसला है इसका। अगर पूछता है आपसे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, आपका उत्तर होगा 6। अगर आपसे पूछता है कि जब संविधान बना था तब कितने मौलिक अधिकार थे, आपका उत्तर होगा 7। ऐसा क्या हुआ कि अब 6 क्यों हो गए। देखिए 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत आर्टिकल 31 को मेरे प्यारे दोस्तों मौलिक अधिकार से हटाकर 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसमें था क्या, इसमें जमीन से संबंधित बातें थी। देखिए हुआ क्या कि जब संविधान बना था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। आर्टिकल 31 को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया और इसको क्या किया गया, 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इतने पॉइंट आपको क्लियर हुए कि जब पूछेगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार, उत्तर 7, वर्तमान में कितने, 6। कंफर्म हुआ इतनी बातें। आपसे पांचवा प्रश्न पूछेगा मौलिक अधिकार में कि क्या यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो आपका उत्तर होगा जी हाँ। अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये मौलिक अधिकार है, जैसे आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको भारत में घूमने की स्वतंत्रता है, अगर कोई रोकता है तो आपको ये अधिकार है कि आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। तो प्रश्न यही पूछता है कि क्या मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय में आप याचिका दायर कर सकते हैं। आपका उत्तर होगा जी। कैसे है देखिए, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां पे अपनी याचिका दायर कर सकते हैं कि भाई हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। और उसके आधार पे अगर आप सर्वोच्च न्यायालय हैं तो 5 तरह की रीट भी जारी करता है, जो आप आगे पढ़ेंगे भी। और अगर आप उच्च न्यायालय में जाते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत तो अपनी कार्यवाही करता है। इतने प्रश्न आपको क्लियर हो गए। देखिए कितने प्रश्न बने। सबसे पहले किस देश से लिया गया है, अमेरिका से। किस भाग में है, भाग 3 में। कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक। वर्तमान में कितने हैं, 6। मूल संविधान में कितने थे, 7। उसके बाद ये क्या यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, जी बिल्कुल परिवर्तनीय है। इतने प्रश्न में से आपके 1-2 प्रश्न तो सीधे यहीं से टपक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आगे का मसला समझिए। देखिए क्या था लिखिए मौलिक अधिकार, बीच में ऐसे लिखिए मौलिक अधिकार। अब वो जो 6 मौलिक अधिकार हमने आपको बताए हैं, उसी 6 मौलिक अधिकार को पढ़ना है। बस 10 से 15 मिनट लगेगा, आपके जुबान पे होगा सारा मौलिक अधिकार। ये मेरी गारंटी है। मैं जिस अप्रोच के साथ आपको याद भी करा रहा हूं और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताते चल रहा हूं। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहला आपको पढ़ना स्वतंत्रता, सबसे पहले समता का अधिकार। समता का अधिकार ये कहां से कहां तक है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से कहां तक है, तो ये है 19 से लेकर 22 तक। आपको तीसरे नंबर पे पढ़ना है, तीसरा जो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। उसके बाद आपको चौथे नंबर पर पढ़ना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद आपको पढ़ना है धार्मिक स्वतंत्रता के बाद अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण के बारे में पढ़ना है। ये कहां से कहां तक, आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 के बीच में कहा गया है। उसके बाद आपको पढ़ना है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 लिख संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रीट जारी करता है। बात को बहुत समझदारी से समझिएगा। ये इतनी चीजें आपको मौलिक अधिकार में पढ़नी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी कहां से पहले कितने प्रश्न बन सकते थे हमने आपको बता दिया। अब इसमें सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, कहां से प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा, हम बताते चलेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे समता के अधिकार के बारे में। ये सब मिटाते हैं, समता के अधिकार के बारे में देखिए। समता का अधिकार जो सबसे पहला अधिकार है आपका, समता का अधिकार।
समता का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। देखिए आर्टिकल में, किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, प्रश्न यहीं से बनेंगे। देखिए सबसे पहले आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। देखिए आर्टिकल 14 में क्या कहा गया? आर्टिकल 14 में मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है कि अगर राज्य कोई कानून बनाता है तो वो विधि के समक्ष समान होगा, मतलब सभी लोगों के समान होगा। आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष विधि के समक्ष समता। मेरे प्यारे दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सरकार कोई कानून बना रही तो उसको वो सभी लोगों से समान रूप से लागू होगा, चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे निर्जन हो, चाहे कितना गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके विधि के समक्ष समता होगी। इस आधार पर कानून नहीं बनाया जाएगा कि ये गरीब है तो इनके लिए अलग कानून होगा, हम अमीर है तो हमारे लिए अलग कानून होगा। ये बात आर्टिकल 14 में कही गई और ये आपका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 में मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है कि केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और रंग के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब ये इस जाति के हैं, इस जाति के आधार पर उनसे विभेद नहीं किया जाएगा। ये इस जाति के हैं तो इसलिए इनको विभेद किया जा रहा है। ये आर्टिकल 15 में कहा गया है, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन की क्षमता होगी। लोक नियोजन की समता, इसका मतलब क्या समझिए मेरे प्यारे दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर कोई सरकारी नौकरी निकल रही, चाहे वो चपरासी से लेकर आईएएस की निकल रही है, तो उसमें सभी लोगों को समान अवसर मिलेगा। इसमें इस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसका अपवाद है एससी, एसटी और ओबीसी, आर्टिकल 16 का। आर्टिकल 17 में मेरे प्यारे दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई हद ही नहीं है, हर प्रश्न में टपक जाता है सीधे। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि छुआछूत का अंत। छुआछूत मतलब छुआछूत का नहीं होगा, जिसको हिंदी में कहता है अस्पृश्यता का अंत, इवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई आर्टिकल 17 में, बहुत इत्मीनान से याद रखिएगा। आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसका क्या मतलब है इसको समझिए। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि अगर आप कोई मेडल या कोई ऐसी चीज भारत से बाहर किसी देश से लेना चाहते हैं तो उसमें आप नहीं ले सकते बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। ठीक है, तो ये उपाधियों का अंत हुआ। देखिए अब 4 आर्टिकल खटाखट आपको कैसे याद होंगे बताइए चलिए। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में सबको समता मिलेगी। आर्टिकल 17 अनटीचेबिलिटी का अंत। आर्टिकल 18 कोई भी अगर आपको पुरस्कार लेना तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, इसका मतलब उपाधियों का अंत। 4 आर्टिकल याद हो गया। समता का अधिकार खत्म हुआ, एक अधिकार खत्म हो गया। आप लोग अपना अधिकार पढ़ रहे हैं, जम के पढ़िए। समता का अधिकार खत्म हो गया। दूसरे नंबर पे स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक बताइए? आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। अच्छा पता है, देखो यार ये जो समय चल रहा है ना, आपके पास बस मुश्किल से 10 दिन होंगे। और आपको पता है ना कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी का आप तैयारी कर रहे हैं तो सारा खेल नंबर का होता है। जब आप जाओगे ना उस पे प्रवेश भवन पे, या जब काउंसलिंग हो रही होगी एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे हम लोग जब जाते थे तो सब लोग जाएंगे, सबसे पहले जो आपके बगल में पूछेंगे भाई तुम्हारा कितना नंबर है, वो बोला हमारा 180 नंबर है, आप बोलेंगे हमारा 172 नंबर है, कहेंगे अरे साला हमारा तो कम है, इसका तो ज्यादा है। फिर पूछेंगे हॉस्टल की बात क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 ही दिन तो है, तो 10 दिन इतनी बेहतरीन ढंग से पढ़ लेना है कि हॉस्टल मिल जाए। देखो यार इलाहाबाद की जो कंडीशन है डेलीगेसी की, मतलब जो रूम लेकर रहते हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। इतने ज्यादा लड़के हैं कि आप अगर नहीं हॉस्टल मिल पा रहा है तो मतलब आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि इत्मीनान से जितनी टॉपिक बता रहा हूं उतनी पढ़ो, उससे बाहर नहीं जाएगा। इतनी बेहतरीन ढंग से पढ़ लो, जैसे मैं जितनी चीजें बता रहा हूं एकदम ओरिएंटेड। 2-3 बार का पढ़ा हुआ, कितनी बार पढ़ा हूं मैं, कितनी बार पढ़ा हूं उसकी बात ही नहीं है, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूं उसके साथ साथ आप बुक से भी पढ़िए। हमने बता दिया इतनी टॉपिक, मौलिक अधिकार में चीजें बता दिया, आप नोट कर लिए, फिर जाके बुक से पढ़ लिए, आपको क्लियर हो गया। नागरिकता बता दिया, एक बार देख लिए, पहला भाग बता दिए, इसके बाद डीपीएससी बता देंगे, इसके बाद संसद बता देंगे, इसके बाद कहां से प्रश्न आएंगे मैंने आपको बता ही दिया था। तो इससे देखिए कुछ सेक्शन जो होते हैं बहुत मतलब मार्किंग वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए पॉलिटी हुआ,
पॉलिटी में थोड़ा सा पढ़ दोगे 25 से 25 पा जाओगे, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 25 स्कोर कर दोगे, रीजनिंग है 25 से 25 स्कोर कर दोगे। ऐसे सब्जेक्ट को ओरिएंटेड करिए, छांटिए और बेहतरीन अप्रोच के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है बीए करने का, और वैसे भी बीए करने वाले कोई बहुत इज्जत नहीं रहती है। अगर अच्छे नंबर हैं, हॉस्टल में हो, तब तुम्हारी इज्जत है, वरना बीए करने का कोई बहुत मतलब इस समय नहीं है। लेकिन मेहनत करिए, जम के अच्छे सब्जेक्ट के साथ करिए, हमारा उद्देश्य बस एक ही है। देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार की बात क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 19 मेरे प्यारे दोस्तों कहता है कि आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आपको 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन फिर वही 7वीं स्वतंत्रता आपको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा लिया गया। आपसे प्रश्न ही पूछ सकता है वर्तमान में कितनी स्वतंत्रता है, तो 6 स्वतंत्रता है। क्या क्या है देखिए, मतलब बोलने का अधिकार, आप स्पीच दे सकते हैं, किसी के सामने अपनी बात रख सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, बिना हथियार के इकट्ठा हो सकते हैं, पूरे भारत में घूम सकते हैं, कहीं कुछ भी कर, मतलब ये सब चीजें हैं। इसमें आपसे पूछेगा कि मतलब ये हथियार सहित संगठन नहीं बना सकती, ये सारी चीजें प्राइवेटेड है, और जितनी स्वतंत्रता है आप लोग वहां से एक बार देख लीजिएगा। आर्टिकल 19 खत्म। आर्टिकल 20 में देखिए, आर्टिकल 20 में अपराध के संबंध में संरक्षण है कि अगर आप कोई अपराध करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में क्या है। देखिए, अगर आप कोई अपराध करते हैं, आर्टिकल 20 में 3 बातें बताई गई हैं कि अगर कोई अपराध करता है तो उसको उस समय का जो कानून होगा उसी के आधार पर दंडित किया जाएगा। जैसे हम अगर आज कोई क्राइम किए तो जो आज के प्रेजेंट टाइम तक जो था व्यवस्था हमारे संविधान में उसी के तहत होगी। आज के 2 दिन बाद ही कोई कानून बन जाए उससे हमसे नहीं मतलब है। इसमें कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, दूसरी बात कहती है, और इसमें तीसरी बात कहता है कि हम अपने मनमर्जी का वकील ढूंढ सकते हैं। तो आर्टिकल 20 में क्या है, अपराध के संबंध में संरक्षण है। अपराध के संबंध में आर्टिकल 21 में मेरे प्यारे दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करी गई है। और उसके बाद आर्टिकल 21 का आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 21 ए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। आर्टिकल 1 में शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसको कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन हुआ मेरे प्यारे दोस्तों 2002 में, इसी के तहत इसको जोड़ा गया 21 का को। और इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और ये उनका मौलिक अधिकार है। तो आप आर्टिकल 21 का याद रखेंगे। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करी गई है। वहीं पे बात करें आर्टिकल 22 की आपसे, तो आर्टिकल 22 में अगर आपको गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करी गई है कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आप उससे कारण पूछ सकते हैं हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर वो गिरफ्तार आपको करता है तो 24 घंटे के अंदर, जैसे मान लीजिए आप अपने आसपास कोई थाना होगा, आपको वहां से कोई पकड़ा, तो वहां पे उस थाने में आपको अधिकतम 24 घंटा ही रख सकता है, और 24 घंटे के अंदर ही उसको मजिस्ट्रेट में या फिर मतलब जो आपका जिला न्यायालय होता है वहां उसको प्रस्तुत करना होगा। तो ये बात कही गई आर्टिकल 22 में अपराध के गिरफ्तार के संबंध में संरक्षण। तो देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हमने भी बात कर ली, रिवीजन कर लीजिए फटाफट। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, कौन सी स्वतंत्रता है हमने बता दिया आपको। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराध के संबंध में संरक्षण है। और उसके बाद आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करी गई है। आर्टिकल 21 का में मेरे प्यारे दोस्तों क्या बात करी गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये कब किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया। इसके बाद आर्टिकल 22 में मेरे प्यारे दोस्तों गिरफ्तार के संबंध में संरक्षण प्राप्त है कि 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत करना होगा, और उसमें 24 घंटा से ऊपर नहीं रख सकते। हमें अपना कारण पूछने का अधिकार है अगर हमें कोई गिरफ्तार कर रहा है तो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो गया आपको स्वतंत्रता का अधिकार खत्म। देखिए, तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा क्या था, तीसरा था मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा था आपका, बताइए क्या था, बताइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ 2 आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल 23 और 24। देखिए, आर्टिकल 23 में कहता है कि कोई किसी मतलब मनुष्य का उसका व्यापार करना, उससे बंधुआ मजदूरी करना, ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। देखिए, आर्टिकल 23 और 24 में कहीं कंफ्यूज मत होइए प्लीज, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल 23 में कहता है कोई मनुष्य का व्यापार नहीं करेगा, कोई मनुष्य से बिना मजदूरी दिए मजदूरी नहीं कराएगा, ये उसका मौलिक अधिकार है, ये उसकी स्वतंत्रता है कि वो काम करे या ना करे। लेकिन आर्टिकल 14 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 24 में कि 14 वर्ष से कम के 14 वर्ष के कम के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लड़के हैं, उनको बहुत जैसे विस्फोटक बम बनाने वाले या किसी ऐसे भारी कारखाने में काम कराना पूरा प्रतिबंधित है। ये उनका मौलिक अधिकार है कि वो 14 साल तक ऐसे कारखाने में काम ना पड़े। तो अगर आपसे इसे सिंपली पूछता है कि इसमें मानव व्यापार, इसमें बंधुआ मजदूरी या ये सब बात की है, तो आप आर्टिकल 23 मारेंगे। इसमें आपको सीधे पूछेगा कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि बच्चों को, 14 वर्ष से कम बच्चों को भारी बम बनाने वाले कारखाने या फिर ऐसे कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया होगा। आपका उत्तर होगा आर्टिकल 24। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार खत्म हो गया। इसमें 2 ही आर्टिकल याद करने थे। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 4 पे। आर्टिकल नंबर 4 में मेरे प्यारे दोस्तों, अरे सॉरी,
मतलब मौलिक अधिकार नंबर 4 पे मौलिक अधिकार है धर्म संबंधी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कितना है बताइए, 28 से लेकर 25 से लेकर 28 तक है। 25 से लेकर 28 तक। देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 28 क्या कहता है। 2 मिनट लगेगा एकदम आपकी जबान पे आ जाएगा। देखिए आर्टिकल 25 है मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है कि ये मेरी स्वतंत्रता, मैं कोई भी धर्म मान सकता हूं। आर्टिकल 25 कहता है कि ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं किसी भी धर्म को आबाद रूप से मान सकता हूं। आर्टिकल 26 में कहता है कि धर्म को, मैं जिस धर्म को मानता हूं उसके वृद्धि के लिए कर या चंदा भी इकट्ठा कर सकता हूं। लिखते जाइए, समझते जाइए, लिखना ही नहीं यार, याद हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 27 में कहता है कि अगर कोई कर तो लगा सकता है लेकिन कर लगाने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 27 में कर लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं बात करें आर्टिकल 28 में, तो हम किसी भी, जो कोई भी संस्था है, कोई भी सरकारी संस्था है, तो उसके लिए अगर वो सरकारी संस्था है तो उसमें कोई भी विशेष धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात है आर्टिकल 28 की। फिर से याद करिए, आर्टिकल 25 में किसी भी धर्म को आबाद रूप से मान सकते हैं। आर्टिकल 26 में उस धर्म की वृद्धि के लिए कर ले सकते हैं, कर मतलब इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 27 में कहा गया है कि यह हमारी स्वतंत्रता है, हम कर दें या कर ना दें। ये आर्टिकल 27 में कहा गया है। और आर्टिकल 28 में कहा गया है कि अगर अगर कोई भी सरकारी स्कूल, कोई भी स्कूल सरकारी है या अर्ध सरकारी जिसमें सरकार फंड देती है, उसमें भी कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी या धार्मिक शिक्षा के आधार पर किसी को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बात आर्टिकल 28 में कही गई। मेरी प्यारे दोस्तों, आपकी जुबान पे हो गया होगा कि 25 में हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, 26 में उसको बढ़ाने के लिए कर ले सकते हैं, 27 में कर हम देने के लिए बाध्य नहीं, हमारा मन होगा देगा, मन होगा नहीं देंगे। आर्टिकल 28 में कोई भी सरकारी स्कूल है तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा या ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपका भाग 4 खत्म। याद हुआ ना? चलिए आर्टिकल 5 नंबर, 5 नंबर का मौलिक अधिकार क्या था बताइए। 5 नंबर का मौलिक अधिकार था अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण। देखिए जो माइनॉरिटीज हैं, जो भारत में माइनॉरिटीज हैं, उनके संबंध में संरक्षण की बात आपके मौलिक अधिकार नंबर 5 में की गई है। और 2 आर्टिकल आपको बेसिकली बस याद रखने हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक अपने भाषा और लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने भाषा और लिपि में मतलब उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 में कहा गया है कोई भी अल्पसंख्यक अपने भाषा या संस्कृति के हित के संरक्षण के लिए कोई भी सरकारी संस्था खोल सकता है, उसे स्कूल खोलने की स्वतंत्रता है, वो अपनी लिपि और भाषा को सुरक्षित रखने के लिए। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ? कोई बात नहीं। अगर पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, अपनी भाषा को संरक्षित करने का अधिकार है, आपका उत्तर होगा आर्टिकल 29। अगर पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि अल्पसंख्यक को अपनी संस्था या अपना स्कूल खोलने का अधिकार है, आर्टिकल उत्तर होगा आर्टिकल 30। वैसे याद हो गया होगा, बस ये 2 ही चीजें याद करनी है आपको। अब बात आती है आर्टिकल 32 की। अब देखिए इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। आर्टिकल 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले प्रश्न पूछेगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किससे संविधान की आत्मा कहे हैं, आपका उत्तर होगा आर्टिकल 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दूसरा प्रश्न पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी तरह की रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 32 से, आपको उत्तर होगा 5। कौन कौन सी रीट होती है देखिए, हम बता दे रहे हैं, आप लोग अपने से पढ़ लीजिए, कहां से प्रश्न बनते हैं यही बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है इतना कि हम बहुत सारी चीजें बता पाए। देखिए आर्टिकल 32 के तहत इसमें 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि B.R. अम्बेडकर जैसे क्या कहें, संविधान की आत्मा कहें, और उसके बाद किसी तरह की 5 रीट जारी करता है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली रीट होती है, परमादेश होती है, प्रतिषेध होती है, अधिकार परीक्षा होती है और उत्प्रेषण होती है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण मेरे पास दोस्तों ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको गिरफ्तार कर रहा है, तो उसमें अगर मतलब शक के आधार पर गिरफ्तार कर रहा है, तो उसकी कंफर्म करने के लिए उसको सर्वोच्च न्यायालय में साथ उपस्थित किया जाता है या कोई भी न्यायालय में। आर्टिकल 32 सॉरी दूसरा नंबर जो परमादेश है, इसका मतलब ये आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि वह कौन सी रीट है जो सरकारी अधिकारियों के लिए जारी होती है, आपका उत्तर होगा परमादेश। पूछेगा वह कौन सी रीट है जो अर्ध मतलब जो निचले निचले न्यायालय के लिए जारी होगी, आपको उत्तर होगा उत्प्रेषण। तो ये देख लीजिएगा कि कौन सी किस न्यायालय के लिए जारी हो रही है, कौन सी किस सरकारी कर्मचारी के लिए जारी हो रही है। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि कौन सी सरकारी के लिए जारी होती है, कौन सी प्राइवेट के लिए जारी होती है, कौन से न्यायालय के लिए निर्देश देता है, प्रश्न ऐसे पूछेगा। तो आप लोग इसको देख लेंगे वहां से। मौलिक अधिकार खत्म मेरे प्यारे दोस्तों, 3 से 4 प्रश्न बनेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, एक बार फिर रिवीजन करा दे रहा हूं, बार बार रिवीजन करा रहा हूं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए चीजें और आपको भूले ना। बस इतना सा उद्देश्य है और कोई बहुत विशेष उद्देश्य नहीं है मेरा वीडियो बनाने का, और इसमें मतलब पसीना बहने का सुबह सुबह। देखिए हमारी तरफ ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न कैसे बनेंगे? सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, बताइए कहां से लिए गए हैं। उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है, तो आपका उत्तर होगा 12 से 35।
तीसरा प्रश्न आपसे अगर पूछता है, तीसरा प्रश्न अगर आपसे पूछता है कि क्या यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, आपका उत्तर होगा जी बिल्कुल है। और चौथा प्रश्न पूछता है अगर आपसे कि क्या इसको जो है क्या नाम से, क्या था एक प्रश्न और, ये कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक है। वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। 31वां आर्टिकल, 31 आर्टिकल संपत्ति का अधिकार, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। देखिए बहुत सारे संविधान, 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे बहुत सारे संशोधन उसी में हुए हैं। लेकिन ये आपको याद रखना है, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद अब याद करते हैं पूरे के पूरे आर्टिकल। सबसे पहले समता का अधिकार, समता का अधिकार कहां से, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 14 में समता, आर्टिकल मतलब विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 में केवल धर्म जाति लिंग का आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरी में सबके समान दिया जाएगा, इसका अपवाद एससी एसटी ओबीसी है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का अंत है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। आर्टिकल 18 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों की कोई भी कानून, सॉरी आपको कोई भी उपाधियों की अंत है, मतलब कोई भी आप अवार्ड वगैरह भारत से बाहर नहीं ले सकते बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। आर्टिकल उसका दूसरे नंबर पे है मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता, जो भी उन्हें बताया था आप पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 20 में कहा गया कि अपराध के संबंध में संरक्षण है। और आर्टिकल 21 में कहा, आर्टिकल 20 में अपराध के संबंध में, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दहेज स्वतंत्रता का अधिकार। उससे भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002, और उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 22 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों की गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करी गई है। आर्टिकल उसके बाद तीसरे नंबर का मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यक, सॉरी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी मनुष्य को आप व्यापार नहीं कर सकते, उसको सामान की तरह बेच नहीं सकते, और बंधुआ मजदूरी पूर्णतः प्रतिबंधित है। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी भारी कारखाने में कार्य करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। चौथे नंबर का मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं अबाध रूप से। आर्टिकल 26 में कहा गया कि उस धर्म की वृद्धि के लिए कर इकट्ठा कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में कहा गया कि कर देने के लिए हम बाध्य नहीं, हमारा मन होगा देगा, मन होगा नहीं देंगे। आर्टिकल उस पर कितना था, आर्टिकल 28 में कहा गया है, आर्टिकल 28 में कहा गया है कि आप किसी भी अगर कोई भी सरकारी स्कूल है और वो सरकार द्वारा पोषित है तो उसमें कोई भी सरकारी शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल उसके बाद अल्पसंख्यक हितों की बात ने 29-30 बताई। 29-30 में भाषा और लिपि को संरक्षित रख सकते हैं। 30 में क्या कर सकते हैं, कोई भी सरकारी स्कूल खोल सकते हैं उसके संरक्षण के लिए। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मेरे प्यारे दोस्तों मौलिक अधिकार खत्म हो गया, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, विश्वास मानिए जिस अप्रोच के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मौलिक अधिकार मेरे पास दोस्तों खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं डीपीएसपी पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप लोग लिख लीजिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो जैसे डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। देखो प्रश्न इसमें कहां से बनेगा। सबसे पहले प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस भाग में है, आपका उत्तर होगा भाग 4 में। दूसरा प्रश्न पूछेगा ये किस देश से लिया गया है, आपका उत्तर होगा आयरलैंड। तीसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, आपका उत्तर होगा 36 से लेकर 51 तक। उसके बाद पूछेगा कि क्या यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, आप बोलेंगे जी नहीं। ये मेरे प्यारे दोस्तों देखिए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप अंतर समझिए। मौलिक अधिकार आपको अधिकार है, नाम से स्पष्ट है, लेकिन ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये मेरे प्यारे दोस्तों राज्य को मतलब सरकार को निर्देश देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। अब राज्य या सरकार करती है या नहीं करती है उसके ऊपर की बात है। तो डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, या डीपीएसपी में जो चीजें मेंशन करी गई हैं उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकते। इसमें राज्य जो है यानी सरकार पूर्णतः स्वतंत्र है। तो ये आपको याद हो गया कि मौलिक अधिकार हमारा अधिकार है, मतलब उसको हम ले सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तो राज्य को अधिकार नहीं निर्देश दिए गए हैं, इसलिए न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल कंफर्म हुआ बात। अच्छा एक प्रश्न देखो, अब गहराई में जाना और बहुत सारी चीजें बताने की हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान में रख लीजिए कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इंक्लूड करने का भारतीय संविधान में उद्देश्य क्या था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि बहुत आसान सी बात है, इसका मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब देखिए ये 36 से 51 तक के जो आर्टिकल हैं, यही आर्टिकल आपको याद करने हैं। तो आर्टिकल करने के लिए मैं 1 मिनट का वीडियो रोक के सारे आर्टिकल सजा देता हूं, इससे आसानी होगी, क्योंकि टाइम कम है, टाइम की वजह से समस्या क्रिएट हो रही है, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर का वीडियो भी नहीं शूट हो पाएगा और आपकी भी टाइम लगेगी। तो हम वीडियो पॉज करके पूरा लिख देते हैं, फिर आपको बता देते हैं।
हेलो दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पे कुछ आर्टिकल को साथ लिस्टेड कर दिया है और इसी आर्टिकल से आपके प्रश्न बनेंगे। इसको देख लेते हैं हाँ, जल्दी जल्दी। देखिए क्या है, आर्टिकल 36 में मेरे प्यारे दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई। सबसे पहले राज्य की परिभाषा दी गई, यानी राज्य में कौन ये चीज, किसको ये अधिकार दिए गए, किसको निर्देश दिए गए हैं। इसमें आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो मतलब आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। बात करें आर्टिकल आर्टिकल 38 में मेरे प्यारे दोस्तों, तो आर्टिकल 38 में कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का प्रावधान राज्य करेगा। राज्य का मतलब सरकार है, राज्य का मतलब ये स्टेट मत समझिएगा, राज्य